हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16 मार्च 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, आज मार्च 16 को आज एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं, देन हम बाकी के जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे आज 16 मार्च को मनाया जाता है हर दिन, एंड टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन टू एंटायर नेशन। ठीक है, तो ये जो वैक्सीनेशन है इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी इसे बोलते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 16 टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन टू द एंटायर नेशन। तो सबसे पहले ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, जब हमने स्टार्ट किया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, है ना, 2 बूंद जिंदगी की जो ओरल वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ था। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए इस टाइम पे भी, क्योंकि हमने बिगेस्ट कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है इसी साल। स्टार्टिंग में 30 मिलियन अभी ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन भी है WHO के अकॉर्डिंग। इम्यूनाइजेशन किसे बोलते हैं, इज अ हेल्थ एंड डेवलपमेंट सक्सेस स्टोरी। इट्स द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टिफाइड अगेंस्ट फॉरेन हार्म कॉजिंग एजेंट। ठीक है, देन वैक्सीन ट्रेन अ पर्सनस इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीबॉडीज। और जो वैक्सीन होती है वो किल हो जाती है या फिर वीक हो जाती है, फॉर्म ऑफ जर्म्स लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया दैट कैन नॉट कॉज, जो डिजीज है फिर वो नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं उनको सेफ गार्ड करती हैं बॉडी को व्हेन एन एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द डिजीज अटैक्स द बॉडी। तो यहाँ पे नेशनल वैक्सीनेशन डे स्टार्टेड विद द एम ऑफ कर्बिंग पोलियो, प्लेजिंग द वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम बात करें 172 मिलियन चिल्ड्रन को ये बोला जाता है, जो हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, तो उनकी वेबसाइट में ऐसा मेंशन है कि 172 मिलियन चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड ड्यूरिंग ईच नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो आज भी ऐसा हो सकता है। एंड व्हाट इज द पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो 1995 में स्टार्ट हुआ था। और जो इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री, पोलियो मुक्त भारत इंडिया को कब किया गया था WHO के द्वारा डिक्लेयर, 2014 में। और वेस्ट बंगाल में जो लास्ट पोलियो केस है वो रिपोर्ट किया गया था 30 जनवरी 2011 में। ठीक है, उसके बाद से हम बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ये है इंडिया की। एंड सिंस देन वैक्सीन हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म फॉर डिफिकल्ट डिजीजेज लाइक टेटेनस, TB, DPT, मेजल्स, रोटावायरस, मम्स। तो नेशनल वैक्सीन स्कीम्स भी कुछ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें एक इंद्रधनुष आता है, दूसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1978 में स्टार्ट किया था। 1978 में ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें 1989 में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए थे, जिसमें कि सारे जो स्टेट्स हैं उनके हर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट इन एवरी स्टेट ये चलेगा फेज्ड मैनर में। तो वैक्सीन जो थी ये प्रोवाइड की गई थी UIP के अंतर्गत, आर बेसिलस, तो ये सारी कुछ वैक्सीन दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष जो था ये 2014 में ही 25 दिसंबर को ये स्टार्ट किया गया था इन 2014, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जयशंकर JP नड्डा हैं उन्होंने। ठीक है, तो 90% यहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात की गई थी। और वैक्सीनेशन जो था 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए नेशनली, मतलब ये था, जैसे डिप्टेरिया, टिटनेस, वूपिंग कफ, पोलियो, मिजल्स, ये सेवरल चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। एंड जो अभी हम आने वाले टाइम में अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी सेलिब्रेट करेंगे, तो ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, तो 24 और 30 अप्रैल से ये हम स्टार्ट करेंगे। थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। द नेक्स्ट जो आज पहला फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में है, न्यू टसल। तो ये लॉगर हेड जो चलता रहता है, जो दिल्ली की सरकार है और वहाँ के जो LG हैं उनके बीच में, क्यों अभी जैसे जब स्टार्टिंग में मतलब आम आदमी पार्टी आई थी, तो उनका जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉमिस था जो आपका, वो यही था कि वो फाइट करेंगे दिल्ली के फुल स्टेटहुड को लेके। ठीक है, फुल स्टेटहुड क्या है, मतलब ये जो आज मेन जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें भी यही आर्टिकल आया है, सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली अगेन, है ना। तो वो हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली मैं आपको जो मेन इशू है वो समझा देती हूँ कि क्या है। तो ये प्रॉमिस था फुल स्टेटहुड का, लेकिन ये नहीं मिल पाया। इस वजह से क्या होते हैं कि अगर कोई जैसे गवर्नमेंट है, मतलब जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो अपनी तरीके से कोई भी बिल को रखती है, ठीक है, तो उसे LG कैंसिल कर देते हैं, या फिर दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा विवाद बहुत सारे इश्यूज़ पे हो चुके हैं। अब जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 मतलब जो मेनली प्रोविज़न हैं, जैसे कि लैंड, ठीक है, भूमि से संबंधित जो प्रस्ताव होंगे, और या फिर पब्लिक ऑर्डर होंगे, ठीक है, और पुलिस
और चौथा क्या है, सर्विसेज। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये एलजी के अंतर्गत आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये था। और 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये सारे जो है यहाँ पे आपको ज़रूरी है किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप जो रेस्ट चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कर सकती है, जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे अभी जो अरविंद केजरीवाल और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, जो केंद्र सरकार है वो एक नया बिल, मतलब नया एक्ट जो है उसको पास करने लगी है, एनसीटी। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 का ये है। ठीक है, 1991 का ये। तो अगर ये पास हो जाता है तो जो हम इतने टाइम से इलेक्शंस जीत रहे हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में, ये पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो जाएगी। ये मीनिंगलेस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा क्या बोल रहे हो कि गवर्नमेंट इन दिल्ली मीन्स एलजी, कि सरकार का मतलब दिल्ली में क्या होगा फिर एलजी। ठीक है, मतलब एलजी ही सरकार है। तो ये एक तरीके से हमारी जो पावर है उनको पूरी तरीके से लेना है ना, क्योंकि अब इस नए जो एक्ट होगा इसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरी पावर्स है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, एलजी को। तो इसमें मतलब कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं कि गवर्नमेंट ने मतलब जितने जैसे जो लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितने भी जो प्रोविज़न्स होंगे या फिर जो कोई एक्ट होंगे, तो उनको पहले एलजी की अनुमति के लिए मतलब भेजा जाएगा। ठीक है, अब ऐसा पहले भी होता था, भेजा जाता था, लेकिन उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था कि टाइम लिमिट कोई सेट नहीं की गई थी। लेकिन इस एक्ट में ऐसा है कि लिमिटेड मतलब डेज भी वो ऐड किए गए हैं कि जैसे एलजी के पास जो लेजिस्लेटिव कोई इशू हो, रिलेटेड मामले हो, मुद्दे, तो वो कहाँ कितने दिन में, 15 दिन के अंतर्गत सरकार को भेजने होंगे। ठीक है, किसको, एलजी को, उपराज्यपाल को। और जो प्रशासनिक मुद्दे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज होंगे या कुछ भी चीज़ें होंगी, तो वो 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर उनको क्या करना होगा, यहाँ पे इनकी स्वीकृति के लिए भेजना होगा। लेकिन यहाँ पे एलजी में इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन सेट नहीं किया गया है कि वो उनको कितने मतलब समय की बाध्यता है या नहीं है, कितने समय सीमा के अंदर उनको भेजना है, नहीं भेजना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में बिल्कुल डिस्प्यूट चल रहा है। केजरीवाल का यही कहना है, सीएम का दिल्ली के, कि एक तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रूड कर रहा है, उसको भी मतलब नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था एटलीस्ट बस इन 4 चीज़ों तक ही लिमिटेड होगी एलजी की पावर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, सर्विसेज, है ना, बाकी और नहीं। सो द बिल सीक्स टू क्लैरिफाई टू एक्सप्रेशन गवर्नमेंट विच शैल मीन द एलजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द असेंबली। दिस इट सेज विल बी कंसिस्टेंट विद द स्टेटस ऑफ दिल्ली एज अ यूनिट एंड विल एड्रेस द एम्बिग्यूटीज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन। ठीक है, तो यही लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की मैं बात कर रही थी कि जो 15 दिन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है उनकी कितनी, 7 डेज के लिए मतलब जो लिमिट है। ठीक है, कि आपको इतने दिन में भेजना होगा कोई भी प्रस्ताव एलजी को। तो ये सब चीज़ों से दोनों के बीच में ऑटसल जो है बढ़ेगी। ठीक है, देन यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, द कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, मतलब जो 1991 का था उसमें अमेंडमेंट बिल 2021 का ये इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम जे किशन रेड्डी। ठीक है, प्रपोज टू अमेंड 4 क्लॉजेज ऑफ 1991 एक्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल में है, बाकी मैंने जो इशू है वो आपको समझा ही दिया है कि, है ना, ये सारी चीज़ें कि लेजिस्लेटिव विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स, ये सब भेजना होगा। गवर्नमेंट रेफर टू एनी लॉ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे एक तरीके से उनका मतलब जो मतलब हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ पे मंत्री परिषद होती है उनका नाम मात्र का ही रह जाएगा, है ना। थर्ड यहाँ पे कुछ दिए गए, बिल वांट्स टू ऐड सेक्शन 33 जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात की गई है, दैट रूल्स मेड बाय द असेंबली फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना। तो ये आई होप कि आपको ये इशू समझ में आ गया होगा एटलीस्ट ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल में आप थोड़ा इसको देख सकते हो। ठीक है, देन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सीधा एडिटोरियल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेड लाइन ऑन म्यांमार, तो म्यांमार से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी 1 फरवरी को क्या था, यहाँ के जो मिलिट्री है उन्होंने जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी पावर को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं म्यांमार के, वन ऑफ देम इज़ आंग सान सू की, जिसको मतलब हेड काउंसलर जो थी, इक्विवेलेंट टू पीएम होता है ये। ठीक है, तो वो भी डिटेंशन में है, अरेस्ट कर लिया गया था 1 फरवरी को। तो ये कह रहे हैं कि नियरली डेथ टोल जो है प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर का एक तरीके से ये डिस्ट्रेसिंग रिमाइंडर है ऑफ द प्रॉमिस ऑफ म्यांमार जस्ट अंटिल अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, और country's military has turned the clock back by at least
अ डिकेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर हैं उनको मतलब मार रहे हैं और डिवेस्टेटिंग अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं। पीपल ऑफ म्यांमार जो पीसफुली डिमांड कर रहे हैं कि वो केवल एक लोकतंत्र का रिटर्न, मतलब वो चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। तो ये वायलेंस जो हो रहा है मिलिट्री के द्वारा आफ्टर सरप्राइजिंग पावर फॉलोइंग द स्वीपिंग इलेक्टोरल विक्ट्री, कि मतलब उन्होंने जो आंग सान सूकी की जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जीती थी 2020 के नवंबर में जब इलेक्शन हुए थे। फ्लैगशिप इनकी विक्ट्री यहाँ पे हुई थी आंग सान सूकी की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन्हीं रिजल्ट को, जो इलेक्शन के रिजल्ट हुए थे, इन्हीं को जो जुंटा है मतलब मिलिट्री है यहाँ की, तो इन्होंने फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करार दे दिया, ठीक है, कि ये इलेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, तो इन पे लगे हुए करप्शन के चार्ज, और जो इनके सहयोगी भी है, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो सब भी डिटेंशन उनको किया गया है, ठीक है। अभी संडे को ही क्या हुआ, 39 पीपल को किल किया, जो हाईएस्ट सिंगल डे डेथ टोल था। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल किल्ड जस्ट फॉर वॉइसिंग प्रोटेस्ट, मतलब केवल इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जुंटा के साइलेंटली, तो उनको कितने 100 लोग अभी तक जान जा चुकी है, ठीक है। तो यही सब है, और इसके अलावा भी करप्शन के साथ साथ वो अलग अलग जो है चार्जेस उन पे लगा रहे हैं, और मीडिया में भी 10 जर्नलिस्ट को डिटेन कर दिया गया है बिना किसी चार्जेस के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो रही है। एंड जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने बोला है मिलिट्री रूलर्स को कि टू एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्ट्रेंट, और जो बाकी के जो कंट्रीज है, वेस्टर्न पावर भी है जैसे यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, तो इन्होंने भी अपने अपने सेपरेटली अनाउंस किए हैं सैंक्शन, कि जो म्यांमार है उन पे ट्रैवल बैन करेंगे, और यहाँ पे एसेट फ्रीज हम करेंगे, ठीक है, जो टॉप आर्मी जनरल है यहाँ के उनकी। और इसके अलावा जो आर्म सेल्स होती है उसको भी फ्रीज करेंगे। तो इस तरीके के जो सस्पेंशन है वो साउथ कोरिया भी लगा चुका है ऑलरेडी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो डिफेंस एक्सचेंज सस्पेंड कर देंगे म्यांमार के साथ। लेकिन यहाँ पे जो दो कंट्री हैं, रशिया एंड चाइना, इनके भी बहुत ही क्लोज रिलेशन है म्यांमार की मिलिट्री से मेनली, ठीक है। तो ये इस तरीके के अभी कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। और एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी जो न्यू लीडरशिप है उसको बिल्कुल मतलब कम उसको रिकग्नाइज़ किया, और अभी कुछ भी मतलब इस तरीके से नहीं बोला है। जापान जो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है म्यांमार, सबसे जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है वो चाइना ही है म्यांमार में, तो इन्होंने अभी बोला है कि कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द रीजन, और इंडीड इन द वर्ल्ड में भी हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लोज लिंक्स हैं दोनों के ही साथ, ठीक है, जो म्यांमार की मिलिट्री है और सूकी के जो एनएलडी है, ठीक है, तो उनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। लेकिन अभी हमने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है। और सूकी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएसआर की स्टूडेंट रही हैं, बैचलर की डिग्री यहीं से उन्होंने ली है, स्कूलिंग जीसस एंड मैरी कॉलेज से किया है ना। सो यहाँ पे ये है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, जो मतलब एक तरीके से राइवलरी थी चाइना की साइड से, कि उनका जो इस रीजन में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था, मेड दैट एंगेजमेंट इवन मोर नेसेसरी, कि हमारे म्यांमार से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बट द मॉरल डिलेमा फॉर फेंस सिटर्स में बी शार्पर टुडे। कोलंबो ने जिस तरीके से म्यांमार को एक इनविटेशन दिया है अप्रैल 1 को, क्योंकि जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है वो होगी, और इस वजह से मतलब श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और म्यांमार में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंड विल ब्रिंग होम दैट डिलेमा फॉर दिल्ली टू, है ना। तो दिल्ली के लिए भी ये है कि क्या करता है मतलब आगे आने वाले टाइम में। तो अभी एस जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो उनका ये कहना है कि इंडिया इज़ नॉट लुकिंग फॉर वेस्टर्न अप्रूवल ऑन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, ठीक है। तो हम अपने तरीके से करेंगे जैसा भी आगे प्रोसेस होगी। देन यहाँ पे जो इलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ठीक है, ये कि किस तरीके से गवर्नमेंट आर अनलाइकली टू रिड्यूस ऑयल टैक्सेस अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, रेवेन्यू शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, तो ये कुछ मेजर रीज़न है। देन यहाँ पे क्वाड एंड द स्ट्रेटेजिक अपडेट और डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस, ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहले हम यहाँ पे राइजिंग चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडिया एंड द यूएस इज इंक्रीजिंगली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर। तो यहाँ पे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, जिसमें जो अभी स्टार्टिंग से हम बात करें तो जो ग्लोबल टाइम्स है, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स इसको चाइनीज़ माउथ पीस बोलते हैं, चाइनीज़ न्यूज़पेपर है, और ये फेमस है अपनी कंट्रोवर्शियल कमेंट्री के लिए ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। तो ये पब्लिश की इन्होंने अभी एक एसे लास्ट वीक में, और यहाँ पे ये बोला कि एक क्वाड सबमिट फॉर द ब्रिक्स, द फॉरम दैट वाज द वेरी सिंबल ऑफ इंडियाज मच सेलिब्रेटेड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इंडिया का कोलेशन है यूएस और इसके जो एशियन एलाइज हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, तो एक तरीके से ये एक नेगेटिव एसेट बन जाएगा। किसके लिए नेगेटिव एसेट?
जो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स के लिए नेगेटिव सेट है, वेर इंडिया सिट्स डाउन विथ, कौन कौन से हैं ब्रिक्स में? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज बोलती हैं। तो ये हाईलाइट कर रहा था कि एक तरीके से जो इंडिया का ये जो पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स में भी, और साथ के साथ किस में, क्वाड में, ठीक है, ब्रिक्स और क्वाड, तो ये इंडिया दोनों में ही हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। इंडिया ठीक तरीके से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों ही फॉरम में पार्टिसिपेट करके एक क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव एसिड बना रहा है ना। इन मूविंग क्लोजर टू द यूएस एंड यूएस लेड क्वाड इन रिसेंट ईयर, तो पेपर ने ये बोला है कि दिल्ली ने मतलब जो अपने रिलेशन है इंडिया चाइना, अगर बात करें इंडिया चाइना की या फिर इंडिया रशिया की, तो वो ख़राब किए हैं। और जो प्रोग्रेस होनी थी ये ब्रिक्स की, ठीक है, तो उसको भी हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है इस डेवलपमेंट भी ब्रिक्स का, और एससीओ के भी, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है, जिसमें दोनों ही कौन है, इसमें रशिया भी है एससीओ में, और बीजिंग भी है, और साथ में इंडिया भी है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो इंडिया का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब एक तरीके से फ्लक्चुएशन जो है दोनों ही ब्रिक्स और क्वाड के बीच में, तो ये एक रिफ्लेक्शन बताया जा रहा है कि दिल्ली जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है, जिसको रणनीतिक स्वायत्ता, ये बहुत ज़्यादा फेमस टर्मोलॉजी है, तो ये हम खोते जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू परस्यू इट्स जो नेशनल इंटरेस्ट है एंड अडॉप्ट इट्स जो प्रोफाउंड फॉरेन पॉलिसी है, हम मतलब बिना किसी बाहर के जो अदर स्टेट है उनके किसी बिना किसी इंटरवेंशन के हम अपने क्या कर सके, स्टेट के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको हम जारी रख सकें। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो गई। सो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि हमारे जो ईस्ट और वेस्ट में हम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली, एंड बिटवीन यूरेशिया एंड इंडो पैसिफिक, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट एंड यूरेशिया एंड इंडो पैसिफिक आपको बताया कि क्वाड हो गया, और जो यूरेशिया हो गया, ये ब्रिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये कि ग्लोबल टाइम सीज एज अ स्ट्रैटेजिक पैटर्न इन दिल्लीज बिहेवियर फ्रॉम बीजिंग परस्पेक्टिव, इंडिया ने एक तरीके से एडवांटेज लिया है ब्रिक्स का भी, ठीक है, जिसमें हमने टेररिज्म और जो हमने टेररिज्म का इशू रेज किया था, साथ में इसकी वजह से हमें क्या मिला है, एक तरीके से जो इनर एशिया है तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, मतलब रीजनल कोऑपरेशन में हमने एक्सेस गेन किया। ठीक है, दूसरी चीज़ है एट द सेम टाइम बीजिंग सीज दिल्ली मोबिलाइजिंग द क्वाड, ठीक है, तो क्वाड को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से बैलेंसिंग बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो दिल्ली स्मॉल बैंड ऑफ रियलिस्ट माइट सी दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम बीजिंग्स हाइपर रिज। तो ये ग्लोबल टाइम ने हमें ये वार्न किया है कि दिल्ली अगर कंटिन्यू करता है कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका के साथ बिल्कुल अपने क्लोजर रिंग बनाता है, तो इंडिया इवेंचुअली क्या लूज कर लेगा, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को खो देगा। ठीक है, और अमेरिका के जो पद चिन्हों पे मतलब वो एक तरीके से चलेगा। तो अभी 1990s के टाइम पे भी मतलब कोल्ड वॉर जब हुआ था, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाज अबाउट क्रिएटिंग स्पेस फॉर इंडिया अगेंस्ट द ओवरविनिंग अमेरिकन पावर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। उस टाइम पे भी मतलब हमें पता है कि हमने नैम का सहारा लिया था, दोनों ही वहाँ पे ना जाके, ना ही हम जो सोवियत यूनियन की साइड गए, ना ही यूएसएसआर की मतलब यूएसएसआर, ना ही यूएस की साइड गए। तो एक ये था, है ना। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इसको ही बोला जाता है कि हम अपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद डिसाइड करें। तो अगर हम पहले यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, उनके पहले टर्म की बात करें तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था कि जम्मू कश्मीर के एक्सेशन की बात की गई थी, लेजिटिमेसी उसकी, है ना, और डिक्लेयर किया था यूएस की इंटेंशन कि उसको वो दिल्ली कश्मीर डिस्प्यूट को पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट्स कश्मीर एक्टिविज्म, वॉशिंगटन इंसिस्टेड दैट रोलिंग बैक इंडियाज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, हमें मतलब उन्होंने किस चीज़ में रोक रहे थे, जो हम न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है ना, कि ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है यूएस की फॉरेन पॉलिसी का। तो उस टाइम पे फिर ये सारी कश्मीर में इंसर्जेंसी थी, और यूएस ने ये डिक्लेयर किया कि जम्मू कश्मीर जो है वाज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, है ना। फिर जॉर्ज बुश आए, फिर बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो इन्होंने इस तरीके के जो सारी चीज़ें थी उसको डिस्कार्ड कर दिया कि कश्मीर इशू पे मीडिएट करना, है ना, और जो न्यूक्लियर डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व हो गया बराक ओबामा के टाइम पे जैसे। एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो था वही जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया, है ना, वो काफ़ी बढ़ गया। तो इंडिया के अभी जो है ये मोस्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं। और अभी जिस तरीके से चाइना राइज कर रहा है और इट हैज़ इमर्ज एज द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया, ठीक है, एंड द यूएस इज इंक्रीजिंगली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर। सो अभी कुछ एलिमेंट्स हैं
जैसे कि जो चाइना की जो ग्रोइंग मिलिट्री पावर है, क्योंकि पीएलए क्या बन गया है कि बाउंड्री वगैरह में वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव अपना बिहेवियर रखता है। और दूसरी बात यहाँ पे कश्मीर क्वेश्चन की जा रही है कि चाइना क्या है, जो कश्मीर का इशू है वो बार बार यूएनएससी पे ले जाता है, जबकि जो मतलब यूएस है वो इंडिया को हेल्प करता है कि चाइना के इस मूव को ब्लॉक किया जाए वहाँ पे, है ना। थर्ड जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात है, द यूएस पुट प्रेशर और पाकिस्तान, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी क्या कर रहे हैं यूएस, मतलब पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है, एंड चाइना जो है वो रावलपिंडी को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। चौथी बात यहाँ पे, फोर्थ बात क्या की गई है कि यूएस फैसिलिटेट करता है इंडिया के इंटीग्रेशन को विद द न्यूक्लियर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जो बीजिंग है चाइना, वो आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की एक बात हुई थी जिसमें मेंबरशिप की बात की जा रही थी, तो ये चाइना की वजह से ही हम अभी इसके जो है मेंबर नहीं बन पाए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के। देन फिफ्थ, द यूएस बैक्स इंडिया, मतलब बार बार ये ब्लॉक करता रहता है, यूएस बैक्स इंडिया परमानेंट मेंबर। फिर परमानेंट मेंबरशिप भी हम एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपनी वीटो पावर यूज़ करता है, ठीक है। तो दिल्ली नाउ सी द ट्रेड विद चाइना हॉलिंग आउट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, बाकी इंडिया जो है अपोज करता है चाइना की जो BNR इनिशिएटिव है, एज प्रोजेक्टेड दैट अंडरमाइंस इंडियाज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड रीजनल प्रेमेसी, ठीक है। हम कुछ जो अभी जो क्वाड पार्टनर्स थे, ये कुछ अल्टरनेटिव जो है वो ऑफर करेंगे BRI की जगह पे, ठीक है। तो फाइनली दिल्ली सीज चाइना राइजिंग मिलिट्री प्रोफाइल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द इंडियन ओशन एज अ प्रॉब्लम एंड इज वर्किंग विद वॉशिंगटन टू रिड्रेस द अनफोल्डिंग इम्बैलेंस इन इंडियाज नेबरहुड, तो यहाँ पे यही है मेन। और अगर बात करें दिल्ली के करंट इंथ्यूजिज्म की, तो यहाँ पे क्वाड इज अबाउट लिमिटिंग द डेंजर्स ऑफ, मतलब हम ये नहीं चाहते कि चाइना का पूरा एक तरीके से, जैसे चाइना बोलते हैं ना 21st सेंचुरी इज अ एशियन सेंचुरी, लेकिन चाइना अपनी सेंचुरी बताता है ना, तो ये एशिया जो है ये डोमिनेट नहीं होना चाहिए चाइना की, मतलब चाइना ही डोमिनेट करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिपोलराइजेशन ऑफ एशिया, मतलब इसका भी ये थ्रेट है ना, तो इस वजह से क्वाड एक ग्रुप है जो एक तरीके से बैलेंस बना के रखेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वाड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ब्रिक्स को हम साइड लाइन में रख रहे हैं ना। दिल्ली विल कंटिन्यू टू अटैच सम वैल्यू, भले ही वो स्ट्रैटेजिक ना हो, लेकिन हम डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो रखेंगे, क्योंकि ब्रिक्स हमें एक तरीके से यूजफुल चैनल प्रोवाइड करता है बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग। मतलब देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें। अगर दिल्ली और चाइना के बीच में, दिल्ली और बीजिंग के बीच में अगर बातचीत ही ना हो, तो हमारे बहुत सारे जो डिस्प्यूट हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन सेटअप करता है दिल्ली और बीजिंग के बीच में, और बायलैटरल रिलेशंस यहाँ से ही इवॉल्व होते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हमारे स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन हो जाती है। इसके अलावा ब्रिक्स में बाकी सारी भी तो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, जैसे हम रशिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, ब्राज़ील के साथ, देन साउथ अफ्रीका के साथ, तो हम इसको कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको सेंट्रल एशिया और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अलावा जो SCO हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड ब्रिक्स कुड सर्टेनली बिकम अ प्रोडक्टिव फॉरम, कि ये एक प्रोडक्टिव फॉरम बन जाएगा कुछ टाइम तक, और जो बीजिंग है ये क्या करेगा, मिटिगेट करेगा, मतलब जो कंटेंशियस जो इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो इतना ज़्यादा, मतलब फाइनली इशूड इतने टाइम बाद ये हुए हैं, एंड अंटिल नाउ द 4 पार्टीज इशूड देयर ओन सेपरेट प्रेस रिलीज एट द एंड ऑफ ईच कंसल्टेशन, ठीक है। बट इट इज़ ईजी टू ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट, तो बस यही सब बातें बोली गई कि जो क्वाड समिट के जॉइंट स्टेटमेंट थे उनके फैक्ट शीट बना के, वो कितने थे 1600 वर्ड्स थे, लेकिन उसको कितना कर दिया गया, मोर एक्सेसिबल रहे वो न्यू एजेंडा, तो उसको 800 वर्ड्स तक लिमिटेड कर दिया। एंड दोज 800 वर्ड कुड टर्न आउट टू बी अ फार मोर consequential than the 1100-600 वर्ड्स दैट फॉर्म द जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड बाय, जो ब्रिक्स समिट में हुए थे लास्ट नवंबर में, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है, और इंडिया किस तरीके से क्या करेगा, ठीक है, वो था। सो द डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस में जो ये आर्टिकल है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड साउथ ऑन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन विद ग्रिम इम्प्लीकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो मेनली जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 थी, ठीक है, तो उसमें ये कमिटमेंट किया गया था कि हम क्या अचीव करेंगे, जो एक फर्टिलिटी है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, ठीक है, बाय 2020 तक हमने अचीव करना है।
बहुत सारे जो सदर्न स्टेट हैं लाइक कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, तो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। और मतलब काफ़ी डिले भी इसमें हुआ है। केरल, तमिलनाडु, इन्होंने तो एकम्प्लिश कर लिया है, मतलब ये टारगेट जो था पहले ही, ठीक है। द फर्टिलिटी डिक्लाइन ओवर हाफ ऑफ इंडिया हैज़ कट अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मतलब जो पुअर, एजुकेटेड और नहीं भी हैं, और जो लो कास्ट के हैं या फिर हाई कास्ट के हैं, उन्होंने भी मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। सो द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था, उसमें ये बताया गया था जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, हैज़ रिड्यूस्ड इवन अमंग इलिटरेट, है ना। तो जो मतलब सारे रिलीजन्स के, किसी भी धर्म के जो वुमेन हो, और चाहे वो मतलब साक्षर भी नहीं है, ठीक है, सदर्न स्टेट की जैसे केरला और तेलंगाना की, वहाँ पे हाई प्रोपोर्शन में मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पे भी जो ये फर्टिलिटी है, तो इसमें बहुत रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये जो एक तरीके से जो पहले बोला जाता था ना, कि एक पहले ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो बोला जाता था कन्वेंशनल विजडम, कि जहाँ पे साक्षरता और शिक्षा नहीं होगी, वहाँ पे ही मतलब जैसे ज़्यादा बच्चे और ये सब चीज़ें वाले कंसेप्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स एंड कुड primate all section, it overturns the conventional wisdom कि literacy and education and development are प्री रिक्विजिट फॉर पॉपुलेशन टू स्टेबलाइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में ये दोनों चीज़ें ही नहीं है। सिंपल मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट है, जैसे कि सदर्न गवर्नमेंट्स ने काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किया कि फैमिलीज़ को केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है, फॉलोड बाय फीमेल स्टरलाइजेशन, की उसी के बाद आप तुरंत 2 बच्चे होने के बाद स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इमिजिएटली शुरू कर दो, ठीक है। तो ये सारे ही जो इंटायर स्टेट था, तो उन्होंने ये किया ऐसा, तेलंगाना और, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया की बात करें, सेंट्रल और नॉर्थ की, तो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ है। और इसमें भी हिंदी बेल्ट के जो हिंदी भाषी राज्यों में यूपी और बिहार की स्थिति बहुत ही मतलब बुरी है इसमें, है ना। तो 23% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 12%। तो और 20% जो है बिहार में अगले आने वाले 15 सालों में ये बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अब जैसे ये बोला जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोला जाता है कि ये लोग मतलब क्या करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा चिल्ड्रन का यहाँ पे होता है, क्योंकि शादियाँ भी होती रहती है फ्रिक्वेंटली, है ना। तो यहाँ पे बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, डिस्पाइट द अवमेंट ऑफ दैट हाई फर्टिलिटी प्रिवेल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ओनली अमंग मुस्लिम, तो यहाँ पे TFR जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इन दोनों जो स्टेट्स है, यूपी और बिहार, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अर्जेंटली ये रिक्वायर्ड है कि 2 हिंदी बेल्ट स्टेट यहाँ पे क्या हो, इसको अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उस पर वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूपी में तो एक क्या है, एक इंडिकेट भी की गई थी एजेंसी सिप्सा, ठीक है। सिप्सा क्या है, स्टेट इनोवेशंस इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एजेंसी। लेकिन इसकी जो वेबसाइट है, अभी इसमें केवल कोविड रिलेटेड जो डैशबोर्ड है वही दिखाया जाता है, बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये है नहीं, ठीक है। और जो यूपी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अभी भी मतलब 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये है जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है वो भी 10% से कम है, ठीक है। और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो वो कोई भी मतलब फैमिली प्लानिंग, जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना, है ना, तो वो सब वो नहीं कर रहे हैं, वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं। इन सच अ सिनेरियो डेमोग्राफिक जो विल इक्लिप्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यंग पॉपुलेशन से जो हमें गेन मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक यूपी की जो ओवर रिलायंस है ट्रेडिशनल मेथड्स पे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नीड्स टू बी स्विफ्टली रिप्लेस विद रिलायबल एंड ईजी अल्टरनेटिव। और बिहार में जो है हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, एंड ऑल्सो इन द हाईएस्ट आउट माइग्रेशन भी है यहाँ पे इवन कुछ जो वुमेन है कुछ डिस्ट्रिक्ट की, उनके जो हस्बैंड है वो माइग्रेट हस्बैंड है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। और वाइल नेशनल स्टेट पॉलिसीज एम्फेसाइज मेल पॉलिटिशियंस, तो यहाँ पे यही सब चीज़ें कि जो मतलब एक तरीके से स्लो होता है ये जो स्टरलाइजेशन है, ठीक है, वो सब नहीं होता है। एटलीस्ट आप कंपलसरी ना करें तो एटलीस्ट एक बार अनाउंस ही कर सकते हैं कि ये सब करें। जैसे केरला है, विद ऑल इट्स प्रोग्रेस स्टिल रिलाइज ऑन फीमेल स्टरलाइजेशन, 88% जो था ये हुआ था। अभी हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश की बात करें, तो इन्होंने भी इस तरीके के जो प्रोविज़न थे स्टार्ट किए थे 1980 में, लेकिन इंडिया में काफ़ी लेट ये स्टार्ट हो रहे हैं 2016 में, है ना। और कुछ इससे ये भी हुआ था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए
मतलब बीच में कुछ डेथ वगैरह भी हुई थी, और जब फीमेल स्टरलाइजेशन हुआ था एक्सेसिवली, बिलासपुर आउटरेज इसमें 2014 का एक फेमस है ना, जहाँ पे लेस देन 6 आवर्स में ही बहुत सारी जो वुमेन थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बट इतना इफेक्टिवली मतलब जिस तरीके से केरला कर रहा है वैसे और स्टेट कर सकते हैं। और साथ में जो 3 चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है, जैसे इंसेंटिव्स जो हैं वो देने चाहिए मैरिजेस के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो इजी मतलब एक्सेसिबल बनाने चाहिए वुमेंस के लिए, और वुमेंस को जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसके लिए प्रमोट करना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि यही एक मतलब इसी से जो स्टेबलाइजेशन है इजेंट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब आप में यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस भी नहीं है, एक डिस्टर्बिंग नेशन वाइड ट्रेंड हमारे कंट्री में क्या चला हुआ है कि सन की प्रेफरेंस है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो में भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब समाज में और अपने आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए सन की प्रेफरेंस इतनी ज़्यादा दी जाती है कि जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होती है, मतलब लड़कियां होती रहती है, फिर लास्ट में जाके लड़का होता है, तो इस वजह से 5-6 बच्चे वैसे हो जाते हैं ना। तो ये सारी मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पे क्या टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई है, कि जो हमारे इस वजह से जो इनहेरिटेंस लॉ है, ठीक है, वो भी फेवर नहीं करते हैं वुमेन राइट्स को, क्योंकि जिसमें मतलब बोला गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वुमेन के राइट होते हैं। तो ये मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं है इम्प्लीमेंट, ये इतना ज़्यादा अभी हो नहीं सकता है। डिकेट्स ऑफ पुलिसिंग डॉक्टर्स एंड सोनोग्राफी मशीन्स हैव फेल्ड टू बेयर रिजल्ट्स, है ना। तो चाइना ने ऑलरेडी ये सारी जो सिचुएशन है, एक डेमोक्रेटिक कैटास्ट्रॉफ है, वो फेस किया, क्योंकि उनकी 4 सालों तक क्या पॉलिसी थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, है ना, जिसमें मतलब उनकी वो भी 1 चाइल्ड पॉलिसी में वो सन की प्रेफरेंस रख रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ब्राइट शॉर्टेज देखने को मिला। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी ये सारी चीज़ को रोकने के लिए अभी से हम कदम उठा सकते हैं। और जो सेंट्रल और नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, फिर बाद में ये बोला जा रहा है कि वो जो सदर्न स्टेट्स में अब जो एक तरीके से पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक हो गया है, तो वहाँ पे आने वाले टाइम में जो जॉब वगैरह है तो वहाँ पे यंग लोग नहीं रहेंगे, तो वो हम सेंट्रल और नॉर्दर्न स्टेट उस गैप को फिल कर सकते हैं विद। तो ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेंट्रल वर्सेस स्टेट एंड दिल्ली, तो मेन वही था इसमें। एक बार इसको जब बाकी कभी और टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगी। श्रीलंकाज वॉर ऑन टेरर, बुर्का बैन, ड्रैकोनियन एक्ट, डी रेडिकलाइजेशन। तो ठीक है, तो श्रीलंका जो था अभी रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड के अनाउंस करने के बाद मार्च 8 को स्विट्ज़रलैंड ने अनाउंस किया गया था कि वो क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं मतलब एक गवर्नमेंट को, विच केम आफ्टर अ नेशन मतलब एक नेशनल रेफरेंडम कराया था, ठीक है। और उससे पहले कौन कौन सी कंट्री ने कर चुका है, नेदरलैंड्स, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। तो अभी श्रीलंका ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जल्दी ही बुर्का बैन करेंगे, एंड ये प्रपोजल जो है विच नाउ रिक्वायर्स कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि श्रीलंका विल बी अमंग अ हैंडफुल ऑफ नॉन मुस्लिम कंट्रीज मोस्टली इन यूरोप वेयर द गवर्नमेंट विल बी आउटलॉड एंड 2 years आफ्टर ईस्टर बॉम्बिंग्स। तो श्रीलंका में क्या है कि 10% क्या है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ की 21 मिलियन पॉपुलेशन में 10% से भी कम है मतलब मुस्लिम्स जो हैं, और दे आर मोस्टली क्या है, वो तमिल स्पीकिंग है, और मेनली वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो बुर्का बैन कम्स एड ऑफ द ट्रबल्ड सेकेंड एनिवर्सरी, जब 2019 में जो ईस्टर्न बॉम्बिंग्स हुई थी तो उसके बाद ही ये अनाउंस किया गया है, और ये बोला है कि मतलब ये क्या है, इट्स समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी, बुर्का को ये बोला गया। और दिस केम टू श्रीलंका ओनली रिसेंटली, ये पहले नहीं पहना जाता था, लेकिन अब ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वुमेन जो है बुर्का पहन रही है, और एक तरीके से सिंबल है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना था इनके ऑफिशियल्स का, और कि ये नेशनल सिक्योरिटी और इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिज्म है उसको ये दर्शाता है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद द बुर्का बैन इन्होंने दूसरे क्या अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, कि ये जो है 1000 मदरसाज है उनको भी शट डाउन करेंगे, एंड 2060 लोगों की जान गई थी जब जो वो सुसाइड अटैक्स हुए थे चर्चेस के पास में। तो यहाँ पे चर्चेस ने अर्ज किया था गवर्नमेंट को कि जो वो जो रिपोर्ट है उससे रिलेटेड आप वो पब्लिक करो, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दी कैबिनेट मिनिस्टर की कि उसको स्टडी करो, ठीक है। तो उन्होंने ये सब ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। इसके अलावा अप अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन द तमिल इशू, द गवर्नमेंट मतलब इन्होंने वही था ना, कोविड-19 के टाइम पे ये वो कर रहे थे, क्रिमेट कर रहे थे, तो फिर अब इन्होंने खैर वो तो बरियल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे मतलब जो रिलीजन वाइज अब हो रहा है ये चीज़। देन
सारी चीज़ें बस यही बोली गई है कि श्रीलंका डिमांडिंग दैट मुस्लिम वुमेन मस्ट वेयर अ बुरका, इनफैक्ट नॉट मैनी श्रीलंकन मुस्लिम वुमेन वेयर इट। लेकिन ये अपना क्या करती है, मतलब वुमेन, वो उनकी खुद की चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस होती है बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और जस्ट मॉडेसिटी, ठीक है। तो वुमेन ग्रुप्स ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया था जब वहाँ पे इससे पहले मतलब जो बैन किया गया था, ठीक है। सो बुद्धिस्ट मुस्लिम टेंशन, तो यही सब बातें बताई गई है कि जब डेडली अटैक से पहले मुस्लिम कम्युनिटी जो भी मतलब इन्होंने जो एक्सट्रीमिज्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ कुछ लोगों का किया धरा है, पूरी कम्युनिटी को सौंप मतलब फेस करना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें, है ना। और ये जो स्विट्ज़रलैंड ने बैन किया था उसमें भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है और डीपली रिग्रेटेबल है, ठीक है। और यूएन हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स सेड इन स्टेटमेंट कि ये बिल्कुल वेक जस्टिफिकेशन आप दे रहे हो कि जो फेस कवरिंग है वो क्या कर रही है, हमारी सेफ्टी को, हमारी हेल्थ को और जो दूसरों के राइट्स ऑफ अदर है मतलब उनको वो क्या कर रही है, हार्म कर रही है फेस कवरिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही फंडामेंटल फ्रीडम को हार्म करने वाला है और ये वेक जस्टिफिकेशन देना सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कहना है। देन ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, बमियान वैली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया, अफगानिस्तान, कनाडा, ब्राज़ील। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बमियान मुद्दास, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बता सकते हो कि कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।